तो प्यारे साथी नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है NTPC का जो प्री था पहला पेपर हो चुका है और अब मेंस के लिए भी पढ़ना है और उसके साथ साथ ग्रुप डी के लिए भी पढ़ना है। तो दोस्त आज हम लेके आए हैं आपके सामने जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। दोस्त इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जिसमें आपने टॉपिक वाइज सभी जो टॉपिक है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है या कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी टॉपिक है जीएस के अंतर्गत उनके सारे प्रश्न देखे होंगे टॉपिक वाइज। तो दोस्त आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस सेट है 12 और इसमें आज जो हिस्ट्री का टॉपिक होगा वो होगा मौर्योत्तर काल और गुप्त काल। ठीक है दोस्त, तो आज का पहला प्रश्न से शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। और पहला प्रश्न है कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो दोस्त अगर कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। इसका कुषाण वंश का शासक था और कुषाण वंश का शासक होने के साथ साथ ये जो तीसरा शासक था, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा शासक, तो कुषाण वंश का तीसरा शासक कौन था? कनिष्क था। दोस्त इसके संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। ठीक है दोस्त, यह जो था एक चीनी विद्वान था, चीनी यात्री था। यह बाद में भारत में आता है और एक राज्य की स्थापना करता है। ठीक है दोस्त, और जो कुषाण है यह गद्दी पर कब बैठता है? ये 78 एडी में गद्दी पर बैठता है। 78 एडी में बैठता है और 78 एडी से 102 एडी तक ये शासन करता है और इसी 78 एडी में यहाँ से ये शक संवत चलता है। शक संवत, दोस्त जब ये शक संवत चला था तो इसी शक संवत को भारत सरकार ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जोड़ती है और इसी शक संवत के अकॉर्डिंग जो 8 जनवरी फरवरी जो चल रहा है कैलेंडर चल रहा है भारत का, वो इसी शक संवत पे आधारित है। ठीक है दोस्त, अगर कुषाण जो डायनेस्टी है इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशेवर थी। राजधानी पेशेवर, इसे पुरुषपुर भी कहते थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है शक युग आरंभ हुआ था। तो दोस्त ये भी आपको बता दिया शक युग कब आरंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। उसके बाद उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा किसने लिखवाए थे? तो दोस्त उड़ीसा के जो उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख मिला है ये राजा खारवेल ने लिखवाया था। किसने? राजा खारवेल ने लिखवाया था। तो दोस्त जैसे आज उड़ीसा कहते हैं इसी को कलिंग कहते थे। कल आपको बताया था कि कलिंग का युद्ध अशोक ने किया था। तो कब किया था? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्त? 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ। तो ऐसे विजयी कौन हुआ? कलिंग युद्ध को किसने जीता? अशोक जीता। और दोस्त अशोक जब जीत गया तो इस युद्ध में बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई थी और बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ। इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इसने भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। धम्म घोष की नीति अपनाई। भेरी घोष कहते हैं दोस्त युद्ध नीति। तो युद्ध नीति को छोड़कर इसने धम्म नीति मतलब शांति या कहें अहिंसा का मार्ग अपनाया और यहाँ तक कि इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका तक भेजा था। तो दोस्त जो अशोक है ये किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है दोस्त, बिंबिसार कौन है? ये हर्यक वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश। और दोस्त इसकी राजधानी थी राजगृह या जैसे राजगीर कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र भी हुई। हर्यक वंश का जो बेटा है अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन है, उसने पाटलिपुत्र स्थापन नामक स्थान बसाया और उसने अपनी हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ले गया था। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ
शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्त प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का शासक है, गुप्त वंश का शासक। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक श्रीगुप्त। और दोस्त जो समुद्रगुप्त है इसकी उपाधि बीड़ावादक के नाम से भी है, क्योंकि इसके समय के जो सिक्के मिले हैं उस पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका दरबारी कवि हर्षेण है, और इसी हर्षेण ने यह प्रयाग प्रशस्ति पर संस्कृत में इसकी प्रशंसाओं को गुदवाया था। इसने दोस्त उत्तर भारत के 12 राजा और दक्षिण भारत के 9 राजाओं को हराया था। तो इसी की प्रशंसा में किसने, जो इसका राजकवि है हर्षेण, इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया। दोस्त जो प्रयाग प्रशस्ति है यह वास्तव में कौशाम्बी शिलालेख हुआ था। कौशाम्बी में जो अशोक ने शिलालेख लिखवाया था, उसी शिलालेख के नीचे हर्षेण ने संस्कृत में पंक्तियां लिखवाई, और इस शिलालेख में हर्षेण ने 33 पंक्तियां लिखवाई थी। कितनी दोस्त? 33 पंक्तियां लिखवाई थी। 33 पंक्तियां लिखवाई थी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन निम्नलिखित से किस वंश से संबंधित था? तो दोस्त हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। और हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश से संबंधित था, इसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। कन्नौज ये राजधानी थी। और दोस्त जो पुष्यभूति वंश था ये था हरियाणा के थानेश्वर में यह था। तो दोस्त हर्ष का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 तक रहा। हाँ तक 647 ये एडी में है। दोस्त हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था, जिसका नाम क्या है? हुएनसांग आया था, और इसने यहाँ पे आकर बौद्ध शिक्षा ग्रहण की। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उस समय जाना माना विश्वविद्यालय था। तो दोस्त तक्षशिला में इसने एक शिक्षक के तौर पर और एक छात्र के तौर पर दोनों तरह से काम किया। और ये इंडिया में जब रहा है ये तो 629 से 645 एडी तक रहा। मतलब कितने वर्ष हो गए? लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहा था। ठीक है दोस्त, और इसने जो एक बुक लिखी है हुएनसांग की, तो इसकी बुक कौन सी है? CUT। इस बुक में इसने भारत के उस समय की जो सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजाओं के जो न्याय विधान क्या था, उन सब के बारे में इसने बताया है। तो किसके बारे में? ये आपको बताया हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? तो दोस्त हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हायान की बात करें तो दोस्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासनकाल है वो दोस्त कितना है? इसका शासनकाल है 380 एडी से 414 एडी तक। और दोस्त ये फायान जो रहा था यहाँ पे, ये 399 एडी से 414 एडी तक रहा। मतलब ये भी कितने साल रहा? यहाँ पे 15 साल तक रहा। और इसने जो बुक लिखी थी वो इसकी बुक है फाक्यो की इसकी ये बुक प्रसिद्ध बुक है। और इब्न बतूता दोस्त एमबीटी के समय में आया था। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? तो दोस्त 9 रत्नों में से कौन एक था? बराहमेर जो थे 9 रत्नों में से एक थे। और ये एक
प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे। तो दोस्त बराहमेर वो व्यक्ति थे जिन्होंने बैठे बैठे पृथ्वी की त्रिज्या बता दी थी, और सबसे पहले हीलियोसेंट्रिक जो सिद्धांत है ये बताया था कि जो सूर्य है वो सभी ग्रहों के केंद्र में है। ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? बराहमेर ने दिया था, लेकिन बाद में इसका टैग कोपरनिकस को मिल गया था। अगला, प्राचीन भारत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है। किसका? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी। ठीक है। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? तो दोस्त प्रशस्ति अभी आपको बताया था किसने? गुप्त काल के जो शासक है इनकी उपलब्धियां लिखी गई हैं। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्त मौर्य साम्राज्य 3री शताब्दी, चोल साम्राज्य 3री शताब्दी, गुप्त साम्राज्य, इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि दोस्त इसमें बहुत अधिक तो विद्वान हुए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारे जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं वो लिखे गए, और इस समय कई प्रकार की खोज की गई। और इस समय जो विद्वान में जैसे कहीं गणितज्ञ बराहमेर जैसे, चरक संहिता जो लिखी गई, चिकित्सा जैसी पुस्तकें तो इसी समय में लिखी गई, इसलिए इस गुप्त काल को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो दोस्त जो लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन समिति पर आधारित था ये था 1773 का एक्ट, और दोस्त इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और दोस्त इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, इसके कौन से मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उस समय? 1773 के एक्ट से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्त। संविधान में अन्य देशों से लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो दोस्त ये कथन किसका है? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। क्योंकि जो संविधान है भारत का, इसमें 10 देशों से, कितने देशों से? 10 देशों से प्रावधान लिया गया है। इसलिए इसे उधार का थैला नाम से भी जाना जाता है। उधार का थैला। तो दोस्त उधार का थैला किसे कहा जाता है? आप कहेंगे भारतीय संविधान को। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। और दोस्त अगर इसको बनने में कितना समय लगा? समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसकी लागत, खर्चा कितना आया दोस्त? तो लगभग 64 लाख का खर्चा था। और दोस्त जब संविधान बनाया गया तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसको पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था। कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो दोस्त ये पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्त सर्वप्रथम दिया तो बराहमेर ने था, लेकिन इसका जो टैग लग गया किसके पास? कोपरनिकस को मिल गया। हीलियोसेंट्रिक जो था, इसने ये कहा था कि जो हीलियोसेंट्रिक का मतलब है जो सूर्य है वो केंद्र में है। क्या है? सूर्य केंद्र में है। तो ये किसने बताया था? सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। अगला, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो दोस्त हमारा जो सौरमंडल है आकाशगंगा, या इसे कहें मिल्की वे,
मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो दोस्त जो मिल्की वे है इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार आकार की है। एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा क्या है दोस्त? ये भी एक गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है और ये सूर्य से 2.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर? 2.2। दोस्त एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन जो दूरी है उसकी सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष नहीं है, इसकी सबसे बड़ी दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी इकाई है और दोस्त एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो दोस्त प्रकाश वर्ष का भी लगभग 3.25 गुना क्या होता है? एक पारसेक के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो दोस्त सिंधु नदी कहाँ पे बहती है? आप ये कहेंगे कि जो इंडिया का क्षेत्र है, तो इंडिया का जो ये लद्दाख वाला क्षेत्र यहाँ पे है, तो यहाँ से चीन तिब्बत से ये निकलती हुई आती है, यहाँ पे होती हुई और ये यहाँ अरब सागर में गिरती है। तो ये कहाँ पे बहती है? लद्दाख में। तो आप उसी से रिलेट कर लीजिए कि सिंधु दर्शन कहाँ मनाया जाता है? आप कहेंगे लद्दाख में मनाया जाता है और ये दोस्त 10 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 10 दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्त साजो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल में मनाया जाता है। साजो, हल्दा, बांचो, गुच्छी, ऐसे क्या कहते हैं? हल्दा, बांचो और कोची। तो दोस्त ये त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? आपके हिमाचल में मनाए जाते हैं। ठीक है। झारखंड में कौन सा मनाया जाता है? तो झारखंड में सबसे प्रसिद्ध है सरहुल। ठीक है दोस्त। और तेलंगाना में बथुकम्मा मनाया जाता है। कर्नाटक में दोस्त कौन सा है? कर्नाटक में जिसे हम अगर कर्नाटक का नववर्ष देख लेते हैं दोस्त, नववर्ष कौन सा है? पुथांडु। और इसका एक त्योहार कौन सा है? युगादि। और अगर दक्षिण भारत का नववर्ष पूछा जाए तो दोस्त उगादि या युगादि नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? तो दोस्त त्वरण क्या है? त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण को एक्सेलरेशन ए से नोट करते हैं और ये होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन कितने समय में? एक अंक समय में। तो दोस्त त्वरण ए बराबर हो जाएगा, वेग परिवर्तन होता है मीटर पर सेकंड और नीचे क्या होता है? समय का सेकंड। तब आपका बन जाएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसे ऊपर करेंगे तो मीटर सेकंड पर माइनस का 2 लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो दोस्त सापेक्ष राशि वे राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर करती हैं और जो निरपेक्ष होंगी वो किसी पर निर्भर नहीं करेंगी। तो दोस्त समय जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करती। त्वरण किस पर निर्भर करता है? अभी वेग परिवर्तन बताया, वेग पर। ये भी दूरी पर, और ये दूरी है दोस्त, ये भी निर्भर करती है। तो सबसे जो सापेक्ष नहीं है वो कौन है? समय। ये क्या सी मूल राशि है, मूल भौतिक राशि हो जाएगी। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के अणु में उपस्थित होते हैं? तो दोस्त जल के कितने अणु होता है? कॉपर सल्फेट का पहले आप फॉर्मूला बताइए। तो होता है CuSO4.5H2O। तो दोस्त जल के कितने अणु हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5। तो कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होंगे? ये 5 अणु हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, यह कौन सी गैस है? तो दोस्त ये कौन सी गैस हो सकती है? आप ये बताइए कि कितने ग्राम आयतन है? 7.5 ग्राम आयतन। कितने लीटर का? 5.6 लीटर गैस का। अगर 1 लीटर गैस का आयतन निकालें तो कितना हो जाएगा? तो 7.5 अपॉन 5.6, आप पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 75 बट्टे
56, 7 5 12, 6 5 11 नेगेटिव। तो दोस्त 1 लीटर का आयतन ये हो जाएगा। और गैस का आयतन कितना होता है, तो आप कहेंगे 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर गैस का आयतन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 75/56 गुणा 22.4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसे करेंगे 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, 7 चौक 28, 2 चौक 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। तो दोस्त ये कितना आ जाएगा, 30 ग्राम। अब जिस किसी ऑप्शन का आयतन 30 ग्राम होगा, जिस किसी ऑप्शन का आयतन 30 ग्राम होगा वही इसका सही जवाब होगा। तो दोस्त नाइट्रोजन का निकालो। पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के लिए कितना दिया है, आप कहेंगे कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो नाइट्रोजन NO ये लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो NO को जोड़ोगे तो 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30। तो इसका यही पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से हम निकालेंगे किसी भी गैस का आयतन। ठीक है, अगला कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, तो दोस्त ये होता है अंतर्द्रव जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, इसे एंडो रेक्टिकुलम कहते हैं। ठीक है दोस्त, और जो गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्त, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। और दोस्त जो राइबोसोम है इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रणाली ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं, तो दोस्त सल्गी उपकला जो ऊतक होते हैं, सल्गी उपकला ऊतक, इनमें चपटी कोशिकाएं होती हैं। अगला, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत प्रपथ आईसी चिप, जैसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, किसकी बनी होती है, तो दोस्त ये सिलिकॉन की बनी होती है। और जो सिलिकॉन होता है ये एक अर्धचालक 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 होता है दोस्त। इसमें कहीं कहीं विद्युत प्रवेश करती है, कहीं कहीं नहीं करती है, मतलब रुक रुक कर प्रवेश करती है, तो ये अर्धचालक है। और इसी की बनी होती है जो आपकी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अगला, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है, तो दोस्त अगर खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो आप एक पिरामिड इस तरह से देखते हैं, और सबसे नीचे इसमें क्या होता है, सबसे नीचे होते हैं उत्पादक, फिर होता है प्रथम उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर, दूसरे होते हैं द्वितीय उपभोक्ता, और दोस्त ये सर्वोच्च होते हैं या इन्हें तृतीय उपभोक्ता कहें। तो दोस्त इसमें सबसे ज्यादा जो आबादी होती है उत्पादक की होती है। उत्पादक कौन है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होंगे, जैसे घास है, शैवाल है, हरे पेड़ पौधे, ये उत्पादक है। क्योंकि दोस्त सबसे ज्यादा आबादी जो होगी इन्हीं पर निर्भर करेगी। तो सबसे ज्यादा उत्पादक की, उससे कम प्रथम उपभोक्ता की, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता की, और सबसे कम होती है तृतीय उपभोक्ता की। दोस्त यहाँ पे हरे पेड़ पौधे हो गए, ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, लेकिन जो प्रथम उपभोक्ता है यहाँ पे शाकाहारी आएंगे, क्योंकि ये हमेशा जो होंगे अपने से नीचे वाले को खाते हैं। अगर प्रथम उपभोक्ता है तो किसे खाएगा, उत्पादक को। द्वितीय उपभोक्ता है तो किसे खाएगा, प्रथम उपभोक्ता को। तो दोस्त जो इसे खाएगा इसे कहेंगे मांसाहारी। और जो सभी को खा जाए, मतलब शाकाहारी को भी, मांसाहारी को भी, पेड़ पौधों को भी, तो इन्हें कहेंगे हम सर्वाहारी। क्या दोस्त, सर्वाहारी। तो सबसे ऊपरी स्तर पर कौन है, सर्वाहारी। सबसे निचले स्तर पर कौन है, पेड़ पौधे। और यहाँ पे उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे। तो इन्हीं की आबादी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्त किसकी, उत्पादक की। प्रथम उपभोक्ता ये शाकाहारी हो गए, ये मांसाहारी हो गए। दोस्त यहाँ पे एक लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, और उन्होंने वो बताया था कि जो ऊर्जा है अपने अगले स्तर में 10% ही जाती है। जैसे अगर उत्पादक 1000 कैलोरी ऊर्जा बनाते हैं, तो प्रथम उपभोक्ता उत्पादक को खाने के बाद केवल 10%, 10% का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो आप केवल 100 कैलोरी ऊर्जा ही जाएगी। इसका 10%, यहाँ पे केवल 10 कैलोरी ऊर्जा जाएगी, और यहाँ पे केवल 1 कैलोरी ऊर्जा जाएगी। केवल 10% इसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी, आप कहेंगे उत्पादक के पास हो जाएगी।
अगला प्रश्न है इकोटोन क्या है? तो दोस्त इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र है, उच्च बायोमास उत्पादन। तो दोस्त ये जो इकोटोन है ये क्या है? वह क्षेत्र है जहां दो बायोमास मिलते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। और कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।